एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज क्लासेस। तो स्वागत है आपका अपने चैनल माय सीरीज क्लासेस में। आज है 22 अगस्त और 22 अगस्त तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डक्कर फ्रांसिस्को असू कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो डक्कर फ्रांसिस्को असू हाल ही में इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखिए, ये हैं फ्रांसिस्को, ठीक है। और इनके बारे में बात करें डिटेल में तो देखिए, फ्रांसिस्को ने बेसिकली इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री बने हैं। सॉरी, वहाँ पे मैंने क्वेश्चन में ऊपर राष्ट्रपति लिख दिया है बाय मिस्टेकली, प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। डक्कर फ्रांसिस्को असू इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री रूप में पुनः नियुक्त हुए हैं, पहले भी यही थे, ठीक है। उन्होंने और सरकार ने लंबे समय तक राष्ट्रपति टोडोरो ओबियांग की आलोचना के बाद कुछ दिन पहले इस्तीफा दे दिया था। देश कोरोना वायरस महामारी और कच्चे तेल की कीमत में गिरावट से जुड़े दोहरे आर्थिक आघात का सामना कर रहा है, जो लगभग 3/4 राजस्व प्रदान करता है। तो ये न्यूज़ थी इक्वेटोरियल गिनी से। As you know that our options are also from current affairs, now we have to discuss our options। जैसे कि आपको पता है कि हमारे ऑप्शंस भी करंट अफेयर्स के न्यूज़ से होते हैं। तो देखिए, अब डिस्कस करते हैं हम हमारे ऑप्शंस को। हमारे पास ऑप्शन में स्वीडन है। स्वीडन को लेके क्या न्यूज़ है? देखिए, AIM क्या है? अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और बिजनेस स्वीडन में साझेदारी हुई है। भारत के उद्यमियों की विघटनकारी क्षमता को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन, AIM, नीति आयोग और बिजनेस स्वीडन इंडिया स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर की ओर से सहयोग कर रहे हैं। और यह देश भर में जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगा। नई दिल्ली में AIM और इंडिया इनोवेशन सेंटर के बीच एक वर्चुअल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये न्यूज़ थी स्वीडन के बारे में और अटल इनोवेशन मिशन को लेकर। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इजराइल। इजराइल को लेकर क्या न्यूज़ है? देखिए, भारत इजराइल ने सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और इजराइल ने 20 अगस्त 2020 को एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह उनके रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों और मजबूत करने के लिए सहयोग के 3 साल के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करता है। समझौते में कहा गया है कि दोनों देशों के लोगों को इतिहास और संस्कृति के प्रति उनके संबंधों के विकास और विशेष रूप से युवाओं के बीच जागरूकता बढ़ाने का योगदान देगा, ठीक है। तो ये समझौता बेसिकली हमारे युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए, संस्कृति के लिए और इतिहास के बारे में बढ़ावा देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है अमेरिका। तो अमेरिका से क्या न्यूज़ है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। एप्पल कंपनी है, आपको पता है मोबाइल कंपनी है, ठीक है। मैंने आपको कल भी ये न्यूज़ बताई थी, ठीक है, लेकिन कल मैंने डिटेल में डिस्कस नहीं करी थी। तो एप्पल जो है वो US कैलिफोर्निया की कंपनी है। एप्पल बाजार मूल्य में 2 ट्रिलियन डॉलर के साथ पहले स्थान पर है। एप्पल इंक 2 ट्रिलियन शेयर बाजार मूल्य के साथ सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध पहली अमेरिकी कंपनी बन गई है। अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल मालिक अल्फ़ाबेट के साथ सभी अब लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर या उससे अधिक मूल्य की है। लेकिन अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियां 6 ट्रिलियन डॉलर से अधिक मूल्य की है। और एप्पल इंक का मुख्यालय कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्यूपेटनो में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किशोर रंगूटा को नियुक्त किया गया है। बात करते हैं किशोर रंगूटा के बारे में। देखिए, किशोर रंगूटा को FAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात करें FAI, तो FAI क्या है? फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। किशोर रंगूटा को फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष दक्षिणी क्षेत्र साउथ रीजन के रूप में पदभार ग्रहण किया है।
तो बेसिकली क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है, लेकिन आपको थोड़ी डिटेल और एक्स्ट्रा पता होनी चाहिए, ठीक है। वह वर्तमान में द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड फैक्ट के CEO एंड MD हैं, ठीक है। FAISR मतलब फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया साउथ रीजन, केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्यों के हितधारक शामिल है, ठीक है। इसका उद्देश्य उर्वरकों के उत्पादन, विपणन और उपयोग से संबंधित सभी को एक साथ लाना है, ठीक है। हाल ही में हमने डिस्कस करा कि सूरंगुटा को। नाउ वी हैव टू डिस्कस आवर ऑप्शंस बिकॉज दे आर ऑल्सो फ्रॉम करंट अफेयर्स न्यूज़। सो लेट्स डिस्कस अर्जुन मुंडा, डॉक्टर हर्षवर्धन, राजेंद्र एस पवार। लेट्स सी। सो राजेंद्र एस पवार एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। NIIT समूह के अध्यक्ष और सह संस्थापक और NIIT विश्वविद्यालय के संस्थापक राजेंद्र एस पवार को 18 अगस्त 2020 को डेटा क्वेस्ट ICT अवार्ड्स 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार ICT उद्योग के 40 वर्ष और अगले 10 वर्षों पर एक विशेष वेबिनार के दौरान प्रस्तुत किया गया था और उन्हें भारतीय IT क्षेत्र के विकास को आकार देने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये न्यूज़ थी राजेंद्र एस पवार के बारे में। our next option was Dr. Harshvardhan. So what is the news about Dr. Harshvardhan? Look at पहला अपनी तरह का वीडियो गेम कोरोना फाइटर्स। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने फाइटर्स कोविड-19 पर एक इंटरैक्टिव अपनी तरह का पहला खेल लॉन्च किया है। उन्हें 2 नए वीडियो भी लॉन्च किए जिनमें प्रमुख कोविड उपयुक्त व्यवहारों का पालन किया गया है और खेल कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए लोगों को सही उपकरण और व्यवहार सिखाने के लिए एक नया और बेहद रचनात्मक तरीका प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन थे अर्जुन मुंडा। ये है कौन? ये जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, महाराष्ट्र के रायगढ़, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर ट्राई फूड परियोजना के तहत तृतीय प्रसंस्करण केंद्रों की शुरुआत की है। बात करें ट्राई फूड क्या है, ये परियोजना इसमें क्या है। देखिए, ट्राई फूड प्रोजेक्ट का उद्देश्य जनजातीय वन संग्रहकर्ताओं मतलब जितने आदिवासी होते हैं वो वन से लकड़ी इकट्ठा करते हैं या कुछ भी इकट्ठा करते हैं, संग्रहकर्ताओं, ठीक है, उन्हें कहा जाता है, द्वारा एकत्र किए गए माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्शंस। माइनर फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट से उनको कुछ भी छोटा मोटा मिलता है, उसको बेहतर उपयोग और मूल्य संवर्धन के माध्यम से आदिवासियों की आय को बढ़ावा देना है। तो बेसिकली जो वो वहाँ से संग्रह करते हैं उसको अच्छी कीमत पे बेचना, उसको पॉपुलर करना और आदिवासियों की आय में बढ़ावा करना, ये है ट्राई फूड का बेसिकली टारगेट। तो ये न्यूज़ थी अर्जुन मुंडा जी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे बताया गया है? तो छत्तीसगढ़ को देश का सबसे स्वच्छ राज्य बताया गया है। क्यों बताया गया है? देखिए, छत्तीसगढ़ देश का सबसे स्वच्छ राज्य है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार छत्तीसगढ़ को देश का सबसे स्वच्छ राज्य बताया गया है और छत्तीसगढ़ को विभिन्न श्रेणियों में 14 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। इस सफलता को हासिल करने के लिए राज्य ने कई पहल की थी। राज्य में 100% डोर टू डोर कचरा संग्रह सुनिश्चित किया गया। तो बेसिकली छत्तीसगढ़ देश का सबसे स्वच्छ राज्य है। और अगर बात करें नगर की, तो मैंने आपको बताया था इंदौर चौथी बार टॉप लिस्ट पे है सबसे स्वच्छ राज्य, सबसे स्वच्छ नगर में। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें हमारे ऑप्शंस को, तो देखिए, सांबा जिले में महिला शक्ति केंद्र कहाँ है? सांबा जिला, देखिए,
जम्मू संभाग के सांबा जम्मू संभाग के सांबा जिले में डीसी कार्यालय परिसर में डीडीसी महिला शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया है। महिला शक्ति केंद्र कौशल विकास, रोजगार आदि जैसे अवसरों के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वन स्टॉप अभिसरण सहायता सेवाएं प्रदान करेगा। यह विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे ऑप्शन में है कर्नाटक। तो देखिए कर्नाटक से क्या न्यूज़ है। कर्नाटक ने की एआई संचालित पोर्ट की शुरुआत, मतलब आर्टिफिशियल संचालित पोर्ट। देखिए कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री के सुधारक ने कोविड-19 जैसी संक्रामक बीमारियों के रोकथाम में प्रयासों की सहायता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हेल्थ केयर पोर्ट्स लॉन्च किया है। पोर्ट्स में 9 बिस्तर तक हो सकते हैं। वे टीबी, फ्लू, कोविड-19 जैसे वायुजनित रोगों के रोकने में मदद करने के लिए नकारात्मक वायु दबाव का उपयोग करते हैं। कर्नाटक देश के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। सो ये न्यूज़ थी कर्नाटका से। नेक्स्ट मध्य प्रदेश को डिस्कस करते हैं। तो एनआरए टेस्ट स्कोर के आधार पर नौकरी देगा मध्य प्रदेश। क्या है ये एनआरए? तो देखिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी मध्य प्रदेश राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी परीक्षा में स्कोर के आधार पर युवाओं को सरकारी नौकरी की पेशकश करेगा। ऐसा निर्णय लेने वाला मध्य प्रदेश का पहला राज्य बन गया है। केंद्र सरकार ने नौकरियों के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी आयोजित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए का निर्माण को मंजूरी दी है। देखिए आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये है क्या? देखिए बेसिकली मैं इस पर वीडियो बनाने वाला था बट मैंने नहीं बनाई बाद में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं। मैं आपको एक छोटा सी बात बता देता हूँ ये है क्या। देखिए बेसिकली होता क्या है, पहले हर एग्ज़ाम के लिए एक अलग पेपर होता था। डीएसएसबी अपना अलग पेपर कराती थी, एसएससी अपना अलग पेपर ऑर्गेनाइज कराती थी, आईबीएस अपना आईबीपीएस अपना अलग पेपर, बैंकिंग के लिए अपना अलग पेपर ऑर्गेनाइज कराती थी, और इसी के चलते रेलवे अपना अलग पेपर ऑर्गेनाइज कराती थी। ऐसे करके बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता था, और खर्चे को लेके फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि अब सभी एग्ज़ाम्स के लिए एक ही प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है, और उस प्लेटफॉर्म का नाम रखा है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, सो अब क्या होगा, एक बार आपका जैसे मान लो आपका टीचिंग में सीटेट होता है ना, वैसे ही आपका अगर एक बार क्लियर हो गया, अगर आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में एक बार अच्छे स्कोर आ गए, तो अगले 3 साल तक उसी स्कोर के हिसाब से आपको जॉब ऑफर की जाएगी। ठीक है, और अगर आपका स्कोर ख़राब है तो आप हर 6 महीने में हर 6 महीने में होने वाला है, 1 साल में 2 बार होगा, तो हर 6 महीने में आप इसको दोबारा देकर अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, बात करें इससे फ़ायदा क्या होगा। देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा, पहले अलग अलग फॉर्म की अलग अलग फ़ीस भरी जाती थी, अब अलग अलग फ़ीस नहीं भरी जाएगी, फर्स्ट। सेकेंडली पहले जितने भी रूरल एरियाज़ थे वहाँ के लोगों को अर्बन एरियाज़ में आके पेपर देना पड़ता था, लेकिन अब हर जगह पे अब सेंटर होंगे जहाँ पे एग्ज़ाम्स होंगे, तो लोगों को ट्रैवलिंग प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें सिलेबस में काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है, जैसे कि मेनली मैं आपको बताऊं तो आईबीपीएस में जीके नहीं आता। ठीक है, कई बैंकिंग में कई पेपरों में जीके नहीं आता, लेकिन एसएससी और रेलवे के पेपरों में जीके पे बहुत फोकस किया जाता है, करंट अफेयर्स पे किया जाता है। सो ऐसे ही, लेकिन अब क्या किया है, 3 लेवल बना दिए गए हैं। क्या बना दिए गए हैं? 3 लेवल बना दिए गए हैं, 10th बेस पे, 12th बेस पे, ग्रेजुएशन बेस पे। ठीक है, और उन लेवल के अकॉर्डिंग आईबीपीएस वाला भी ये एग्ज़ाम देगा, एसएससी वाला भी एग्ज़ाम देगा, रेलवे वाला भी देगा, इसी तरह ये भी तीनों एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, सो इनके लेवल सेट कर दिए गए। ठीक है,
ऐसा कुछ नहीं है कि ये पेपर हार्ड हो जाएगा, हमने तो कभी मैथ्स नहीं करी बैंकिंग लेवल की, हमने कभी रीजनिंग करी उस लेवल की, ऐसा नहीं है। हर किसी के एक लेवल सेटअप किया गया है, ठीक है। सो ये न्यूज़ थी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। एंड बेसिकली मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश हाल ही में न्यूज़ में था, क्योंकि वो कह रहा था कि हम अपने लोकल, मतलब जिनके पास मध्य प्रदेश का डोमिसाइल होगा उन्हीं को जॉब्स ऑफर करेंगे। सो आपको क्या लगता है, ऐसा करना ठीक होगा? देखिए, मेरे हिसाब से ऐसा करना ठीक नहीं होगा। क्यों? देखिए, अगर ऐसा करने से अगर रोज़गार में, एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीजमेंट हो रहा है तो करिए, लेकिन मैंने जितना एनालाइज करा है, एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार में तो कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा। इवन ऐसा हो रहा है कि जो लोग, मान लो अभी इंडिया में हमारे दिल्ली है, दिल्ली में किसी बैंक में कोई साउथ का बंदा काम कर रहा है, ठीक है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो यहाँ पे आके अपने स्किल से, सबसे पहली चीज़, वो स्किल को, जो स्किल यहाँ पे मिसिंग थी उसको फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली, और कल मैंने आपको ये भी बताया था, अभी रिसेंटली नहीं बताया, एक्चुअली मेरे को ऐसे याद रहा, मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें हम एनसीईआरटी की सीरीज़ कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो हम हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें मैंने आपको समझाया माइग्रेशन को। जैसे ये बंदा, साउथ वाला बंदा यहाँ पे आया, तो अपने साथ अपने कल्चर भी लाएगा, प्रैक्टिसेस भी लाएगा, कस्टम्स भी लाएगा, तो उनको एनरिच करेगा, ये दोनों के लिए ही बेटर है, ठीक है। सो इसी प्रकार मध्य प्रदेश को ऐसा नहीं करना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। ना तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट में वृद्धि हो रही है, ठीक है, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं, एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। सो इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर बात करें वैसे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश को हाल ही में जल जीवन मिशन के लिए 1280 करोड़ रुपए दिए गए थे। जल जीवन मिशन ड्रिंकिंग वाटर की एक कनेक्शन की एक योजना है। इसके अलावा बात करें मध्य प्रदेश की, तो जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश की है। जीवन शक्ति योजना में महिलाएं मास्क बनाएंगी और एट द रेट ऑफ 11 वो सरकार को बेचेगी। टॉप पेरेंट ऐप, संकल्प योजना, शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा खराब है। इसी के साथ बात करें, चरण पादुका पहल मध्य प्रदेश की थी। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। वहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। और इसी के अलावा अगर हम मध्य प्रदेश से इम्पोर्टेंट और कुछ बात करने चाहें, तो आप मुझे जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लगते हैं मध्य प्रदेश के, आपको जितने याद हैं, ठीक है, वो सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो देखिए, हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम किसके द्वारा? HSBC भारतीय के द्वारा शुरू किया गया। देखिए, HSBC इंडिया ने शुरू किया है ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम। तो HSBC इंडिया ने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए अपना ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस नई पहल के तहत बैंक हरित पहल जैसे अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन इत्यादि के वित्त पोषित करेगा, जो कंपनियों को पर्यावरण लाभकारी परियोजनाओं के समर्थन के लिए एक सरल तरीका प्रदान करेगा। और ग्रीन डिपॉजिट INR में टर्म डिपॉजिट के रूप में उपलब्ध है, ठीक है। सो अब हमें डिस्कस करना है हमारे ऑप्शंस को। तो हाल ही में हमने डिस्कस करा HSBC के बारे में, अब हम डिस्कस करेंगे टाटा टेली सर्विसेज, कौशल विकास मंत्रालय और गरीब कल्याण रोजगार अभियान। देखिए, टाटा टेली सर्विसेज क्यों न्यूज़ में है? और टाटा टेली सर्विसेज और फर्स्ट वेव सॉल्यूशंस में भागीदारी हुई है। टाटा टेली सर्विसेज ने ऑस्ट्रियाई क्लाउड सुरक्षा कंपनी फर्स्ट वेव क्लाउड टेक्नोलॉजी के साथ भागीदारी की है। यह साझेदारी के माध्यम से अपने साइबर सुरक्षा पोर्टफोलियो का विस्तार करेगा और टाटा सर्विसेज ईमेल सुरक्षा, वेब सुरक्षा, अगली पीढ़ी के लिए फायरवॉल, एंड पॉइंट सुरक्षा और बहुकारक मतलब प्रमाणीकरण MFA सुरक्षा सेवाओं को पेशकश करने के लिए फर्स्ट वेव के क्लाउड सामग्री सुरक्षा प्लेटफॉर्म का लाभ उठाएगी। तो ये साझेदारी के बारे में याद रखना।
देखिए बेसिकली आपके लिए ये पार्टनरशिप वगैरह क्यों, क्योंकि ये डेवलपमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, सोशल डेवलपमेंट में काउंट की जाती है, ठीक है। बाकी बात करें कौशल विकास, जहाज रानी मंत्रालय के बीच समझौता हुआ है। बंदरगाह है और समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास के लिए कौशल विकास मंत्रालय और जहाज रानी मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसका उद्देश्य तटीय समुदाय के बढ़ते समुद्री उद्योग और विकास के लिए मानव संसाधन की स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं GKRA, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत लगभग 21 करोड़ श्रम दिवस रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं और 16,760 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिकों और प्रभावित नागरिकों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू किया गया था। यह 6 राज्यों के अपने गांवों में लौट आए प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए मिशन मोड में संचालित किया जा रहा है, ठीक है। ये न्यूज़ थी गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटर हेल्थ हैथकन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो HCL टेक्नोलॉजी के द्वारा शुरू किया गया। डिटेल में बात करते हैं HCL टेक्नोलॉजी के बारे में, लेबर ब्यूरो के बारे में, RBI के बारे में और IIT रुड़की के बारे में। देखिए HCL टेक्नोलॉजी ने एक ग्लोबल हैकथॉन लॉन्च किया है। वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी HCL टेक्नोलॉजी ने एक बहुचरण हैकथॉन, बेटर हेल्थ हैकथॉन कोड फॉर कोविड-19 की घोषणा की है। यह कोविड-19 महामारी के तत्काल और दीर्घकालिक सामाजिक प्रभाव के समाधान खोजने के लिए क्राउडसोर्स प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए शुरू किया गया है। कार्यक्रम के भाग के रूप में HCL ने माइक्रोसॉफ्ट और अंतर्राष्ट्रीय SOS के साथ भागीदारी की है। नेक्स्ट हमारे ऑप्शन में है लेबर ब्यूरो। तो बात करते हैं लेबर ब्यूरो को लेके क्या न्यूज़ है। देखिए लेबर ब्यूरो ने लोगो लॉन्च किया है। लेबर ब्यूरो के आधिकारिक लोगों को श्रम और रोजगार राज्य मंत्री IC संतोष कुमार गंगवार द्वारा 20 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया। श्रम ब्यूरो श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। नया लॉन्च लोगो बताया है कि लेबर ब्यूरो एक डेटा आधारित संगठन है जो श्रमिकों और काम से संबंधित डेटा से संबंधित है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि लेबर ब्यूरो ने अपना नया लोगो चेंज कर दिया है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अगस्त को मनाया जाता है वरिष्ठ नागरिक दिवस। देखिए बात करते हैं क्यों मनाया जाता है। देखिए इस दिवस को पहली बार 14 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा घोषित किया गया था, जबकि पहला उत्सव 1 अक्टूबर 1991 को चिन्हित किया गया था। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा स्थापित किया गया था। और वैसे मनाने का सिर्फ इस रीज़न ये है क्योंकि लोग जब बूढ़े हो जाते हैं, जब वरिष्ठ हो जाते हैं, तो उनकी बीमारियां बढ़ती रहती हैं, और उनकी बीमारियां बढ़ती हैं तो उनके बारे में अवेयरनेस भी स्प्रेड होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण दिन की बात करें, महत्वपूर्ण दिवस की बात करें तो 21 को एक और डे मनाया जाता है आतंकवाद के पीड़ितों का दिन, मतलब जो आतंकवाद के शिकार लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस हर वर्ष 21 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन आतंकवाद के सभी पीड़ितों का सम्मान करता है और इस बात पर जोर देता है कि इन पीड़ितों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। संगठन का उद्देश्य इन पीड़ितों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कार्रवाई और जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2020 में इस दिवस का तीसरा स्मरण महोत्सव है, ठीक है। 21 अगस्त को एक और डे मनाया गया है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन बना है? तो INOX ग्रुप
टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम को क्या करेगा, स्पॉन्सर करेगा। ड्रीम 11 की बात करें तो ये आईपीएल का स्पॉन्सर बना है, ठीक है। बात करें कुछ वन लाइनर की तो देखिए, आरबीआई ने 5 साल की राष्ट्रीय रणनीति का खुलासा किया है। आरबीआई ने अगले 5 वर्ष में वित्तीय शिक्षा को लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति जारी की है। बहुहितधारक नेतृत्व दृष्टिकोण का उद्देश्य आर्थिक रूप से जागरूक और सशक्त भारत बनाना है। रणनीतिक उद्देश्य में वित्तीय शिक्षा के माध्यम से आबादी के विभिन्न वर्गों के बीच वित्तीय साक्षरता अवधारणाओं को शामिल करना, ताकि वो एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल बन सके। देखिए, कैबिनेट ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 3 हवाई अड्डों जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम की पट्टे पर देने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पट्टे पर मतलब देते नहीं थे पहले, लैंड देते थे पट्टे पे पहले के टाइम पे, कि तुम मेरी खेत पे खेती कर लो, मुझे इसके बदले में टैक्स दे देना, वैसे ही। इससे पहले सरकार ने एएआई के 12 हवाई अड्डों के निजीकरण का फैसला किया था। कैबिनेट ने अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड को 50 वर्षों की अवधि के लिए 3 हवाई अड्डों को पट्टे पर देने की अपनी मंजूरी दी है। सो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल माई सीरीज़ क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।